क्लियर बोलना थोड़ा गलत है, इस चीज को थोड़ा डिस्कशन का पॉइंट होता है। बेसिकली अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट का रिएक्शन अगर हम लोग कराने की कोशिश करते हैं तो पहले स्टेप में हेलोजन हटता है और आर प्लस का फॉर्मेशन कराता है, बेसिकली कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कराता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी के लिए केवल इंट्रैक्शन होता है और इंट्रैक्शन होने के बाद आर प्लस का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट उसी कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक अनस्टेबल स्पीसीज बना, मतलब स्लो स्टेप होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप विल बी द आरडीएस, मतलब रेट के एक्सप्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जिसके ऊपर रिएक्शन हुआ दैट विल बी कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे आरडीएस में और कोई स्पीसीज इन्वॉल्व नहीं था। सो एक ही मॉलिक्यूल है, सो इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोल रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, मल्टी स्टेप रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं करना चाहिए, तो ये गलत चीज है। हाँ ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट यहाँ पे 1 है, बट स्टिल यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है, थोड़ा अपने को ध्यान रखने का है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, कार्बोकैटायन बनेगा। सो बेसिकली पहले हेलोजन वाला पार्ट हटाओ या लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ और कार्बोकैटायन वाले पार्ट में रीअरेंजमेंट चेक करके न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराओ। ये हम लोग का SN1 रिएक्शन कहलाता है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपने को मालूम करनी है या अपने को मालूम होना चाहिए। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है आरडीएस में, फॉर्मेशन इन द आरडीएस। सो अगर आरडीएस में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा, इसका मतलब है स्टेबिलिटी जितना बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जितना बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है पहला। और दूसरा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। जब भी कार्बोकैटायन बनेगा कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, ये तो अपने को चेक करना ही करना है। तो ये दो बेसिक चीज़ें अपने को मालूम रखनी है। बट इसमें कुछ और भी डिस्कशन का पार्ट है जो हम लोग फैक्टर्स में यूज कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसका मतलब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। सो आइडियली ऐसा सोच सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए हम लोग, या फिर सॉरी रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए हम लोग, तो उस केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सॉरी रेट वर्सेस सबस्ट्रेट, अगर ये ग्राफ बनाए तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया जा सकता है, ऐसा y=x टाइप का ग्राफ है। दूसरा ऐसा ग्राफ पूछा जा सकता है, अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का ग्राफ बनाए तो न्यूक्लियोफाइल के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेट को, इसका मतलब कांस्टेंट ग्राफ टाइप का चीज सोच सकते हैं। रेट वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा न्यूक्लियोफाइल के चेंज होने से। तो पहला पार्ट फैक्टर का जो हर जगह ही है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल सी चीज है, ये मालूम होना चाहिए। दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बढ़ेगा, सो बेसिकली रेट ऑफ SN1 बढ़ेगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ये मालूम रखने का है, बहुत सी बेसिक चीज़ है। थर्ड पॉइंट जो ध्यान रखने लायक है, पोलर प्रोटिक मीडियम फेवर्स SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन। पोलर एप्रोटिक मीडियम SN2 फेवर करता था, पोलर प्रोटिक मीडियम वाला पार्ट हम लोग का SN1 रिएक्शन फेवर कर रहा है। सो ये थोड़ा मालूम रखना जरूरी है। पोलर प्रोटिक मतलब वाटर हो गया या मिथेनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सबको पोलर प्रोटिक मीडियम बोल सकते हैं। एंड इसमें भी एक पॉइंट याद रखने वाली चीज है, जितना ज्यादा हाइयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, इस केस में रेट ऑफ SN1 उतना ही ज्यादा होगा। बेसिकली इसको ऐसा सोच लो कि हम लोग का RX वाला पार्ट डिसोसिएट तब हो रहा था या डिसोसिएट हो करके R+X- तब हो रहा था जब बीच में सॉल्वेंट आ रहा था। सॉल्वेंट जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शायद फिजिक्स में सुना होगा तुम लोग, दो चार्ज के बीच में, कोई भी दो चार्ज है इसके बीच में कोई सब्सटेंस को अगर रखे, सो चार्ज का जो
अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्शन फोर्स है, बेसिकली जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैट, वो कितने रेशियो से डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज या दैट इज मेजर्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई भी एक सब्सटेंस दो चार्ज के बीच में फोर्स को कितने मैग्नीट्यूड से रिड्यूस कराता है, दैट इज मेजर्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो बेसिकली अगर दो चार्ज को सेपरेट करना है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होना चाहिए। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, इसीलिए वाटर में बहुत सारे सॉल्वेंट डिसॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा प्लस और माइनस चार्ज का सेपरेशन होगा, और जितना ज़्यादा प्लस और माइनस चार्ज का सेपरेशन होगा उस केस में रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और ये थोड़ा ध्यान रखना, सॉल्वेशन होने के वजह से ही आयंस का फॉर्मेशन होता है, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे फिर आयंस का फॉर्मेशन होगा। कभी डिस्कशन करेंगे इस चीज़ के ऊपर, अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बिल्कुल रफ लेवल पे बात कर रहे हैं। बट सॉल्वेशन से क्या होता है ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ये प्रॉपर डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, पोलर प्रोटिक मीडिया फेवर्स SN1, और जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये 3 पॉइंट्स के अलावा हम लोग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बट एक प्रॉब्लम है, टेम्परेचर बढ़ाने से इवन रिएक्शन फेवर कर जाता है, तो इसलिए टेम्परेचर वाले पार्ट को भी डिस्कस नहीं कर सकते। एक पॉइंट डिस्कशन कर सकते हैं, हायर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ SN1 उतना ही ज़्यादा होगा, ये ऑब्वियस चीज़ है। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना जल्दी हटेगा, उतना जल्दी कार्बोकेटायन बनाएगा। फिर से बोल रहे हैं, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना जल्दी हटेगा, उतना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, सो उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली इसमें एक छोटा सा ऑर्डर है जो हम लोग सोच सकते हैं। पहला चीज़, RF, RCl, RBr, RI में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन RI का होगा क्योंकि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी है। सबसे पुअरेस्ट वैल्यू हम लोग RF में होगा। 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX एंड मिथाइल हैलाइड, इन सब में अगर ऑर्डर कंपेयर करें तो 3 डिग्री में कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जनरली, बेस्ड ऑन हाइपर कंजुगेशन। याद मत रखना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे ही बात करेंगे। सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा सोचते हुए काम कर सकते हैं। ये इस बेसिक का ध्यान रखना। ऑल्दो ये ऑर्डर अगर पूछेगा तो बताएंगे, बट अदरवाइज याद नहीं करेंगे इस चीज को। हमेशा हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बेसिस पे कमेंट करके चलेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स था मालूम रखने लायक। अब इसी में कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस है। जैसे एक मॉडिफिकेशन ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, रिएक्शन में स्टीरियो आइसोमरिज्म वाले पार्ट पे क्या कमेंट कर सकते हैं। ये चीजें हम लोग 2 जगह डिस्कशन कर चुके हैं, 2 क्या 3 जगह डिस्कशन कर चुके हैं। पहला चीज, RX कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब कार्बोकेटायन बनेगा सो R प्लस बनेगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर जब वापस से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा सो फिर से हम लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। और ये पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट हो रहा और कायरल सेंटर जनरेट हो रहा तो R प्लस एस कन्फिग्रेशन का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब इसमें अगर R प्लस एस कंप्लीट बनेगा तो इस केस में रेस्माइजेशन होगा। सो आइडियल सिचुएशन में रेस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन या रेस्माइजेशन होगा, बट रियल सिचुएशन में हम लोगों का एक वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे। रिएक्टेंट में अगर R कन्फिग्रेशन है तो प्रोडक्ट में R L दोनों बन रहा। अगर रिएक्टेंट में R कन्फिग्रेशन और प्रोडक्ट में R बना, दैट विल बी कॉल्ड एज रिटेंशन प्रोडक्ट। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। रिटेंशन प्रोडक्ट तो नहीं किए थे, बट इन्वर्जन प्रोडक्ट डिस्कशन कर चुके थे। रिएक्टेंट का उल्टा कन्फिग्रेशन आ गया तो इन्वर्जन बोलेंगे। क्या? हेलो, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तुम्हारा भाई नालायकी कर रहा है क्या? ठीक है। रियल वाले सिचुएशन में अगर बात करें तो ये ध्यान रखना है रियल वाले पॉइंट को। इन्वर्जन प्रोडक्ट इज हायर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। क्यों होता है ये हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट में सोच सकते हैं, बट अभी के लिए दिमाग नहीं लगाएंगे उसमें। अभी के लिए बस ये पॉइंट, इन्वर्जन प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट, ये थोड़ा अभी के लिए ध्यान रख लेना, ये हम लोग के लिए मैटर करेगा। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट था। प्रोडक्ट बनाना सीखना बहुत इजी चीज़ है, प्रोडक्ट का डिस्कशन करेंगे तो बता देंगे। इसके बाद हम लोगों का छोटा सा एक पार्ट बाकी रह जाता है, द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN1।
जैसे SN2 में था वैसे ही SN1 में भी है, E1 E2 में नहीं आएगा। पहला, अगर हम लोगों का अराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन या फिर C डबल बॉन्ड C के ऊपर हेलोजन, सो इन दोनों में हम लोगों का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि विनाइल कटायन या अराइल कटायन आर वेरी अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल है, इसलिए इसका फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, हम लोग नहीं कर सकते। पहला रीजन ये। और दूसरा हम लोग का रीजन होता है रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है हैलोजन और कार्बन के बीच में, सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और लिविंग ग्रुप एबिलिटी खराब होता है। ये बहुत बेसिक चीज है। दूसरा कंपाउंड जो ध्यान रखने लायक है, ब्रिज हेड एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता। सो ब्रिज हेड एटम कभी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बना पाएगा, रिएक्शन नहीं देगा। ये सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा, CH3X मिथाइल हैलाइड कार्बोकैटायन नहीं बना पाएगा, बहुत ही अनस्टेबल है। सो मिथाइल हैलाइड का कार्बोकैटायन भी अनस्टेबल है, ये भी नहीं बनना चाहेगा, सो इसको भी SN1 रिएक्शन नहीं करना। चौथा, नियोपेंटाइल हैलाइड, नियोपेंटाइल हैलाइड वाला पार्ट भी अच्छा कार्बोकैटायन नहीं बना रहा, सो ये कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, नहीं बनना चाहेगा, या फिर अनस्टेबल है, नहीं बनना चाहेगा। बट हीटिंग करके बना सकते हैं इस चीज को, अगर इसमें हीटिंग करे तो हीटिंग में ये बन सकता है, बट एक प्रॉब्लम है, हीटिंग करने से हम लोगों का E1 एलिमिनेशन हो जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। SN1 प्लस हीटिंग मतलब E1 एलिमिनेशन, जो SN1 होता है वही E1 होता है, डिफरेंस केवल हीटिंग क्रिएट करता है मोस्टली। अगर हीटिंग दे दिया SN1 प्लस हीटिंग मतलब E1 एलिमिनेशन फॉलो करके काम कर रहे होंगे, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। इन सब चार कंपाउंड्स के बाद पांचवा एक पार्ट, अगर पुअर लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप वाला पार्ट अगर पुअर है, पुअर में हम लोग फ्लोरीन ले सकते हैं, फ्लोरीन के अलावा हम लोग का OH ग्रुप हो गया या NH2 ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, ये सब को हम लोग पुअर लिविंग ग्रुप लेंगे। ये सब तो SN2 भी नहीं देता था, SN1 भी नहीं देगा, ये बेसिक चीजें हम लोग मालूम रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज SN1 रिएक्शन, बहुत ही बेसिक है। एक पॉइंट ध्यान रखना, SN1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्वोलिसिस। SN1 is also called as solvolysis reaction। बेसिकली हम लोग solvolysis reaction की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग SN1 की बात कर रहे हैं तो solvolysis का मतलब solvent के साथ reaction, that is called as solvolysis। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करते हैं, ऐसा कुछ दे रखा, यहाँ पे आयोडीन दे रखा PH H H CH3 C2H5, सो इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराया, अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब SN1 होगा। देख लेना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या, अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल कंपाउंड है, NH3 हो गया या RSH हो गया, CH3OH हो गया, इस तरह का अगर न्यूट्रल कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है, सॉल्वेंट के जैसा बिहेव कर सकता है, इसका मतलब सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होगा, SN1 होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है, सो स्टीरियोकेमिस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग एक चीजें सोच सकते हैं, जिस कार्बन पर रिएक्शन हुआ वहीं पे प्रोडक्ट बनेगा और रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, आयोडीन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बनेगा, रीअरेंजमेंट की चांसेस नहीं है क्योंकि रेजोनेंस हो सकता है। अब हम लोग जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लोग को रिटेंशन प्लस इन्वर्जन बनाना है। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन बनाने का मतलब जहाँ पे आयोडीन है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल OH आएगा, अगर सेम जगह पे आ गया दिस विल बी कॉल्ड एज रिटेंशन प्रोडक्ट। बट हम लोग एक और चीज बना सकते हैं, सॉरी एक और भी ऑप्शन हम ले सकते हैं कि हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट बना लें, जैसा SN2 में करते थे। सो SN2 वाले पार्ट में ऐसा लिखते थे कि आयोडीन जिस साइड है वहाँ पे OH आएगा और उसमें एक स्विच कर लो। अब एक स्विच तुम्हारी मर्जी पे है, एक स्विच तुमको जैसा करना है करो, बट प्रोडक्ट बनाते वक्त ध्यान रखने का है, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना, एक पार्ट हो गया रिटेंशन, दूसरा पार्ट हो गया इन्वर्जन प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, और बाकी प्रोडक्ट तो बहुत ही इजीली बन सकता है, दिस इज कॉल्ड एज SN1 रिएक्शन। ये पॉइंट याद रखना है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो हम लोग पहले इंट्रामोलिकुलर कराएंगे तब जाके इंटरमोलिकुलर कराएंगे। इतना ही हम लोग का SN1 रिएक्शन होता है। कोई डाउट है तो पूछ लो इस टॉपिक में, कोई भी डाउट है पूछ लो। बहुत बढ़िया।
अगर कोई डाउट नहीं है तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इवन एलिमिनेशन। पहले एलिमिनेशन का डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद इवन एलिमिनेशन की बात करेंगे हम लोग। सो एलिमिनेशन का सिंपल सा मतलब है ग्रुप का रिमूवल। जैसे एडिशन का मतलब है ग्रुप का एडिशन, तो एलिमिनेशन में ग्रुप का रिमूवल कर रहा है। मल्टीपल तरीके से एलिमिनेशन हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है एक ही कंपाउंड से दो लिविंग ग्रुप हट जाए, दिस विल बी कॉल्ड एज वन वन एलिमिनेशन, या फिर इसी चीज को हम लोग अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कार्बीन फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। कार्बीन फॉर्मेशन वन वन एलिमिनेशन का पार्ट है। CH-Cl3 में सबसे पहले एक H हटता था और CCl3 माइनस बनता था। सो पहले एक H हटा, यहाँ से CCl3 माइनस बना, और फिर उस CCl3 माइनस से फिर से Cl हटा, सो CCl2 का फॉर्मेशन हुआ। सो एक ही कार्बन से दो लिविंग ग्रुप हट रहे हैं बेसिकली, तो दैट विल बी कॉल्ड एज वन वन एलिमिनेशन, या फिर इसी चीज को हम लोग अल्फा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। एक ये प्रोडक्ट हो गया। दूसरा, बगल वाले कार्बन से लिविंग ग्रुप्स हटेंगे। सो बगल वाले कार्बन में अगर लिविंग ग्रुप हटा, सो इस चीज को हम लोग वन टू एलिमिनेशन, या फिर इस चीज को हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं, या फिर सिंपली इसको बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है। बीटा का मतलब एक अल्फा ही हटेगा, दूसरा बीटा होगा। सो बीटा एलिमिनेशन बोल लो, या वन टू एलिमिनेशन बोलो, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलो, ये हम लोग का दूसरा पार्ट है जो मेजरली हम लोग एलिमिनेशन में यूज करते हैं पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। अब इसके बाद कुछ भी हो सकता है। 1-3 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन को हम लोग गामा एलिमिनेशन बोलेंगे। अगर 1-3 एलिमिनेशन हुआ, इसका मतलब हम लोगों के प्रोडक्ट वाले पार्ट में 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। 1-4 एलिमिनेशन हुआ, 4 मेंबर रिंग बनेगा। 1-5 एलिमिनेशन में 5 मेंबर रिंग बनेगा। ऐसा हम लोग रिंग के वेरियस साइजेस की बात कर सकते हैं। बट एलिमिनेशन का बेसिक मतलब दो ग्रुप हटेगा और डबल बॉन्ड का नॉर्मल फॉर्मेशन, या दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, वन वन एलिमिनेशन भी पॉसिबल है जहाँ पे केवल ग्रुप्स हट रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा। बट एलिमिनेशन का नॉर्मल सेंस हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन से बोला करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। हम लोग का डिस्कशन मेजोरिटी एलिमिनेशन में इसके बेसिस पे चलेगा, 1-2 एलिमिनेशन, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या सिंपली बीटा एलिमिनेशन। इसमें हम लोगों का 3 पार्ट हो सकता है, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1C भी जो अपने काम का है। EI एलिमिनेशन अपने काम का नहीं है, तो उसको हम लोग अभी के लिए नहीं पढ़ेंगे। सो पहले हम लोग E1 एलिमिनेशन की बात करते हैं। सिंपल से स्टेप्स जिसको हम लोग यूज करेंगे। मान लो कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड में ब्रोमीन दे रखा है। इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराना होता तो क्या प्रोडक्ट बनता? तो सिंपल सा चीज, ब्रोमीन हटता, पॉजिटिव चार्ज देखते, पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट चेक करते, होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे H2O ऐड करके H+ हटा के अल्कोहल बना सकते थे, अगर प्रोडक्ट बन गया। बट अगर इसी कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग H2O के साथ हीटिंग दे दें, सो हीटिंग देने का मतलब सब्स्टिट्यूशन ये फेवर नहीं करेगा। हम लोग एलिमिनेशन की बात करें, हीटिंग का मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट में सिग्मा बॉन्ड है, प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड है, तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये इंडोथर्मिक है। अगर हम लोग का रिएक्टेंट हेलोजन है और प्रोडक्ट अल्कोहल है, सो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट करने पे अनफेवरेबल सिचुएशन में जाता है। सो अगर हम लोग हीटिंग करेंगे, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना बंद होगा। अगर होना बंद होगा मतलब दूसरा डायरेक्शन फॉलो करके एलिमिनेशन में जाएगा। सिंपल सा चीज है। एक तो ब्रोमीन वाला जो पार्ट है ये हटेगा, और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेंगे। अब बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटेंगे तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी, हम लोगों के पास ब्रोमीन दे रखा, तो एक ये हाइड्रोजन हट सकता है। दूसरा, चलो इसको इस तरीके से सोच लेंगे, ज़्यादा बेटर है। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे एक पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन, बीटा कार्बन पे दूसरी पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन, बीटा कार्बन पे तीसरी पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन। सो ब्लू वाला हाइड्रोजन और रेड वाला हाइड्रोजन तो सेम है, तो दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर लो। हाइड्रोजन और ब्रोमीन हटा, अपने प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक ये पॉसिबिलिटी। या फिर येलो वाला हाइड्रोजन और ब्रोमीन को कंसिडर कर लो, सो ये हम लोग की दूसरी पॉसिबिलिटी। ये दो प्रोडक्ट्स बन सकता है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो जब हम लोग H2O के साथ हीटिंग करेंगे तो उस केस में दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है,
दिस विल बी कंसिडर्ड एज एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है, चलो एलिमिनेशन तो हो गया, बट एलिमिनेशन प्रोडक्ट वाले पार्ट में मेजर कौन सा होगा? अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो हमेशा मेजर माइनर की बात करेंगे। सिंपल सा चीज है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से, मतलब रीअरेंजमेंट के बाद जो भी स्टेबल कार्बोकेटायन आएगा, सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज सैचजेफ रूल। सैचजेफ प्रोडक्ट या सैचजेफ अल्कीन भी बोल सकते हैं इसको। So more stable alkene will be the major product. This is called as Sachev rule. Although ये चीज E2 में ज्यादा फेवरेबल होता है ये रूल, बट एनी हाउ अपने को ध्यान रखना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से मोस्ट स्टेबल जो अल्कीन बनेगा वही हम लोग का मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे? पहले अल्फा कार्बन मार्क करेंगे, फिर उसके बाद सारे बीटा कार्बन मार्क करेंगे। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकेटायन बना के देख लेंगे, रीअरेंजमेंट चेक करेंगे, फिर रीअरेंजमेंट के बाद जितने ही बीटा कार्बन से सबको मार्क करके देखेंगे, और वहां से जिस हाइड्रोजन को हटा के सबसे स्टेबल अल्कीन बन सकता है इस चीज को आइडेंटिफाई करके अल्कीन का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज E1 एलिमिनेशन। सिंपल से स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं मैकेनिज्म में। पहला चीज, ब्रोमीन ग्रुप दे रखा, पहला स्टेप Br माइनस हटेगा, सबसे पहला स्टेप। Br माइनस हटने का मतलब है कार्बोकेटायन बनेगा जो अपने SN1 में भी था और यही RDS है। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड साथ ही साथ अनस्टेबल स्पीसीज बन रहा है। एंड इसके बाद लास्ट स्टेप में एलिमिनेशन होता है, बेसिकली हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता है। सो मीडियम में प्रेजेंट जो भी बेसिक पार्ट है, अब अलग अलग चीजें हो सकती है बेसिक पार्ट, बट H2O का लोन पेयर भी बेस है बेसिकली। सो जो भी हम लोगों का बीटा कार्बन है, कार्बोकेटायन से अटैच्ड जो भी कार्बन्स हो गए, इनको बीटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हैलोजन जिससे हटा था वो अल्फा कार्बन है। सो H2O का लोन पेयर H के साथ कंबाइन करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएगा, कार्बोकेटायन की तरफ शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। या फिर बेस वाला पार्ट बीटा कार्बन के ऊपर अटैच्ड हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, सो H प्लस हटेगा, मतलब जो सिंगल वाला बॉन्ड बचा हुआ है ये बगल वाले पे शिफ्ट करेगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो अपने पास दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ज्यादा स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब ऊपर वाला पार्ट मेजर होगा। दिस इज कॉल्ड एज E1 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म। कोई डिफरेंस नहीं है, H2O के साथ बस हीटिंग दे दिया, सो SN1 प्लस हीटिंग विल बी कंसिडर्ड एज E1 एलिमिनेशन। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये सबसे मेजर पार्ट है, मतलब जो फैक्टर्स SN1 के थे वही सेम फैक्टर्स अपने E1 के हैं। ज्यादा रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिविटी। पोलर प्रोटिक मीडियम फेवर्स E1 एलिमिनेशन। हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर सकते हैं यहाँ पे भी। फिर उसके बाद एक टेम्परेचर का फैक्टर आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से E1 रिएक्शन फेवरेबल होगा। लिविंग ग्रुपेबिलिटी जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, एंड जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सो जो फैक्टर्स SN1 में थे एग्जैक्टली वही सारे सेम फैक्टर्स अपने E1 में भी निकल के आएंगे, केवल ये एडिशनल फैक्टर हाई टेम्परेचर फेवर्स E1 एलिमिनेशन। इसीलिए SN1 का रेट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो SN1 का रेट बढ़ेगा, बट प्रॉब्लम यह है कि E1 का भी रेट बढ़ेगा, SN2 का भी बढ़ेगा, किसी भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। सो सारे रिएक्शंस का रेट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन E1 को फेवर करेगा बेसिकली। दिस इज कॉल्ड एज E1 एलिमिनेशन। सो हम लोग इसको मेजर माइनर प्रोडक्ट के लिए ध्यान रखेंगे। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, फिर अरेंजमेंट कराओ, फिर कार्बोकेटायन से अटैच सारे कार्बन्स को मार्क करो, हाइड्रोजन को हटा के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराओ। इससे हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। समझ आया तक पार्ट? जल्दी बताओ। हाँ। 1 मिनट का टाइम दो, मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, हम चार्जर लेके आ रहे हैं।
ये हम लोगों के SN1 का बहुत बेसिक पार्ट था जो अपने को मालूम रखना है, और E1 का बहुत बेसिक पार्ट था जो अपने को मालूम रखना है। फैक्टर्स सिमिलर हैं और ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कशन का पार्ट नहीं रहता एक्सेप्ट फॉर स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। अगर अल्कीन बनेगा देन सिस प्लस ट्रांस बन सकता है, तो ऐसा लिख सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में, सिस प्लस ट्रांस बन सकता है if geometrical isomer is possible and bulkier group on the opposite carbon या on the opposite side will be the major product. बहुत सिंपल सा चीज है। अगर दो प्रोडक्ट बन रहा तो उस केस में सिस ट्रांस दोनों बना सकते हैं, लेकिन बस हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, बल्कियर ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा, इसका रिएक्शन हम लोग C2H5OH के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक प्रोडक्ट, सबसे सिंपल सा चीज, ब्रोमीन हटाए, पॉजिटिव चार्ज चेक किया, पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट चेक किया, रीअरेंजमेंट तो नहीं हो सकता। अब पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड जो भी कार्बन्स है उस पर हाइड्रोजन देखा, पहले हाइड्रोजन को हटाएंगे, पहला पाई बॉन्ड बनेगा, दूसरे हाइड्रोजन को हटाएंगे, दूसरे साइड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। क्या कर सकते हैं? पहले वाले केस में कोई स्टीरियोआइसोमर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, एक ही डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, मतलब 1। दूसरे वाले केस में स्टीरियोआइसोमर बन सकता है क्या? हाँ, यहाँ पे सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है, सिस प्लस ट्रांस बन सकता है। मेजर कौन सा होगा? ट्रांस प्रोडक्ट वाला पार्ट मेजर निकल के आएगा, बट बल्कियर ग्रुप के थ्रू ध्यान रखना। जैसे सिस ट्रांस तो तब बोलेंगे जब रेफरेंस में कुछ है, बट अगर मान लो EZ नोमेनक्लेचर का पार्ट है, EZ में सिस ट्रांस तो यूज नहीं कर सकते। सिंपल, बड़े ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ट्रांस विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इवन एलिमिनेशन। कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी बताइए, कोई डाउट है तो। नहीं? ये हम लोगों का SN1 और E1 का बेसिक पार्ट था। अब हम लोग इसके बाद लास्ट टॉपिक E2 पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ने के बाद फिर हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। एक SNI मैकेनिज्म बाकी रहेगा, बट SNI हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, मतलब अगर सही में सोचा जाए तो SNI का कुछ पार्ट हम लोग सीख चुके हैं। E2 एलिमिनेशन के बाद अल्काइल टॉपिक, उसके सारे रिएक्शंस, अल्कोहल टॉपिक, उसके सारे रिएक्शंस, और एक हम लोग का हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ये छोटा सा पार्ट बचा रहेगा। E1C भी हम लोग उसी में अल्कोहल के रिएक्शन में डिस्कशन में यूज करेंगे। अभी हम थोड़ा ब्रेक दे रहे हैं तुम लोगों को 1 घंटे का, 8 बजे या 8:30 बजे के अराउंड फिर से क्लास शुरू करेंगे और आज E2 एलिमिनेशन खत्म कर देंगे। एटलीस्ट तुम लोगों को बेसिक्स मालूम हो जाएगा रिएक्शंस का। नेक्स्ट क्लास में बस रिएजेंट कौन सा रिएक्शन होता है और बस उसके ऊपर मिसलिनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब रिएजेंट को सीखने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपने को। ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है, और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, उसी से रिएजेंट का प्रैक्टिस होता जाएगा। रिएक्शन बहुत लिमिटेड है, मतलब लाइक बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रिएक्शन है, अपने को मालूम भी होता है, कुछ कुछ चीज़ तुम लोग एक्चुअल में याद भी है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। कल हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे। अभी 8:30 बजे के अराउंड फिर से क्लास शुरू करते हैं। झेल पाएंगे क्लास? हाँ भैया, मैं झेल पाएगा क्लास? झेलना ही पड़ेगा वाला चीज है। कॉफी वॉफी पी लेना।